नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक चार कोणी एक एक चार कोणी पेंच फंसा हुआ है, बीच में सेंट्रल में भारत है। चार कोची पेड़ का कोण का पेड़ पेंच इसलिए फंसा हुआ है कि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ अमेरिका ने मोर्चा भारत के खिलाफ खोल रखा है। बांग्लादेश तो था ही, खैर बांग्लादेश को भूल जाइए, वो बच्चा है और उस बच्चे को तो कभी भी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन चाइना जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है और अपने नक्शों में अरुणाचल प्रदेश को दिखाता है, खुले रूप में ये बायलैटरल इशू था, भारत और चाइना के बीच में है, हम उनसे बात करते, लेकिन पाकिस्तान ने अचानक उस बात का समर्थन कर दिया और कहा कि भाई ये जो चाइना की सॉवरेंटी है, चाइना के हिस्सों पर कब्जा करके भारत ने रखा है और ये बयान आना भारत के लिए असहनीय था। असहनीय मतलब असहज हो गया भारत कि भाई इंटरनल मामलों में जिस प्रकार से यूएनओ कहता है कि इंटरनल मामलों में या बायलैटरल मामलों में किसी तीसरे को तब तक बीच में डाल आने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो उसका उसको बुलाया ना जाए। पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अमेरिका बीच में टपका। भारत ने साफ तौर पर कहा कि भाई अमेरिका नहीं नहीं, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच का इंटरनल इशू है, ये दोनों बैठकर तय करेंगे। जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन भी किया था, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उस बात को पूरा क्लियर किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार, दर्जनों बार ये बात कही कि वो उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये रुकवा दिया और भारत पाकिस्तान तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के देश हैं और बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, एशिया खतरे में आ सकता था और बहुत गलत हो सकता था, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा। भारत के खिलाफ फिर वो टैरिफ वाला गेम उन्होंने खेल दिया, फिर भारत के H1B वीजा के मामले में गेम खेल दिया, अभी वो राइस में कुछ लगाने जा रहे हैं, वो गेम है। लेकिन ये सब ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको फोन नहीं किया, उनका फोन रिसीव नहीं किया, यूरोप के अखबारों में मोटा मोटा छपा कि भारत ने उनका फोन रिसीव नहीं किया, 8-8 बार फोन रिसीव नहीं किया। पूरा यूरोप इस बात को चिल्ला रहा था कि अमेरिका, जो कि यूरोप का बाप माना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन भारत के प्रधानमंत्री नहीं उठा रहे हैं। उधर लूला डिसिल्वा वाला आ ही गया है। इधर जब अभी G20 की बैठक हुई तो G20 में अमेरिका आया ही नहीं, लेकिन भारत वहां पर गया था और G20 में ठीक से भारत ने वहां बिहेव किया और लूला डिसिल्वा और बाकी लोगों से गले मिले प्रधानमंत्री जी। ये बता रहा था कि बायलेटरल ट्रेड में, यूनिवर्सल ट्रेड में भारत और यूनिवर्सल रिलेशन में, इंटरनेशनल कॉमिटी में भारत अपने को परफेक्ट बता रहा है। अब दबाव ये था, कहानी ये बताई गई कि नहीं नहीं, आप रशिया के साथ खेल खेल रहे हैं, रशिया का तेल ले रहे हैं। भारत में बायलेटरल टॉक हुआ, 23वीं समिट चल रही थी। आज डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो नहीं शुरू हुई, मोदी जी के आने के बाद भी शुरू नहीं हुई, वो तो 23वीं चल रही है, यानी कि वाजपेयी जी के समय पर शुरू हुई थी। और वो भारत में रशिया के राष्ट्रपति आए, हमने डील किया, बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड किया, वहाँ वैकेंसियाँ खोली गई, वहाँ हमारे ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल होगा और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात होगी। कुछ चीज़ें भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखे हुए सस्पेंड भी की कि भाई आगे बात करेंगे। अमेरिका का चिढ़ना स्वाभाविक था। अमेरिका इस पर इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि अमेरिका ने राइस वाला इश्यू उठाया और अब उन्होंने नया उठा दिया। जब जैसे ही अमेरिका ने नया इश्यू उठाया पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान में घुस गए, बलूचिस्तान में घुस गए। बलूचिस्तान के उन्होंने कई एक जो रेयर मेटल्स हैं, जो रेयर खनिज हैं, उनका एक एग्रीमेंट कर लिया, खनन का एग्रीमेंट कर लिया और बड़ा एग्रीमेंट कर लिया और उनको पैसे दे दिए। आईएमएफ से भी कुछ फंड रिलीज करवा दिया, मतलब वर्ल्ड बैंक से कुछ फंड रिलीज करवा दिया कि भाई चलो ठीक है, असीम मुनीर अपना आतंकवाद का जो कारखाना है वो चालू रखे। ये बात हम सबको याद होगी कि जिस समय इमरान खान बैठे हुए थे, इमरान खान ने खुले मंचों पर ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारी आर्मी ने आतंकवादी हमारे यहाँ तैयार किए थे, तब अमेरिका के कहने पर आतंकवादी तैयार हुए थे, हम विश्वभर में सप्लाई कर रहे थे, आज आप हमको छोड़ रहे हैं। क्योंकि इमरान खान फंस चुके थे आर्मी बनाम स्वयं के अस्तित्व में। तो वो बीच का गेम खेल रहे थे कि आर्मी का सपोर्ट भी दिखा रहे थे और इंटरनेशनली वो बोल भी रहे थे कि आतंकवादी हम तैयार करते आए हैं। और ख्वाजा आरिफ और आसिफ और क्या नाम है, वो भी खुले रूप में बोल रहे थे कि ऐसा चल रहा था। हालांकि इमरान खान अपने आप को बचा नहीं पाए और इमरान खान को आर्मी ने जप ही लिया फाइनली। आर्मी को समझ में आ गया कि इमरान खान जो है वो आर्मी से अलग पाकिस्तान के अस्तित्व की बात कर रहे हैं और ये पाकिस्तान का अस्तित्व अगर स्टेब्लिश हो गया तो आर्मी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, शहबाज शरीफ को सत्ता दे दी। शहबाज शरीफ ने अमेंडमेंट भी 27वां लाकर असीम मुनीर को राजा बना दिया या बादशाह बना दिया और इम्यून कर दिया। जैसा कि बादशाह इम्यून होता है, अल्लाह का बंदा इम्यून होता है, पैगंबर इम्यून होता है, वैसा ही असीम मुनीर को उन्होंने इम्यून कर दिया फाइनली। भारत के पास क्या सलूशन था? भारत के पास सलूशन यह था कि भारत इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ तो चोट लगाए। अमेरिका ने बलूचिस्तान के एग्रीमेंट किए, बलूचिस्तान की कल ही उनके साथ एग्रीमेंट फाइनल हुआ और बलूचिस्तान में खनन को लेकर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब बायलैटरल ट्रीटी हो गई और अमेरिका फाइनली बलूचिस्तान में घुसने को तैयार हो गया। बलूचिस्तान का इतिहास यह है कि चाइना को भी वो विरोध कर रहे थे। चाइनीज अकेले वहां घूम नहीं रहे थे, चाइनीज आर्मी वन बेल्ट इनिशिएटिव, वन रोड इनिशिएटिव में घूम रही थी। तो चाइना तो बड़ी मुश्किल से बलूचिस्तान में सरवाइव कर रहा था, लेकिन अमेरिका अब कहता है कि हम घुसेंगे और हम वहां खनन करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान का हिस्सा मान लीजिए या फिर हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद कहते हैं, वो हिस्सा जो है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट खनिजों का मामला है। और वो कैसे, अमेरिका तो नजर उसकी पूरे विश्व के संसाधनों पर रहती है। मोदी जी से ऑलरेडी अमेरिका नाराज है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका मोदी जी से पहले हमारे खेमे में नहीं हुआ करता था। अमेरिका सदैव पाकिस्तान के खेमे में खड़ा होता था, हम उनसे बायलैटरल ट्रीट करते थे और हम अपेक्षाएं उनसे बिल्कुल नहीं रखते थे। लेकिन वर्ल्ड फोरम पर पश्चिमी देशों का सपोर्ट लेने के लिए मोदी जी ने अमेरिका को कुछ लॉलीपॉप फेंके। उन लॉलीपॉपों का नतीजा निकला कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात कर लीजिए, इंटरनेशनल उसकी न्यूक्लियर सब्सटेंस की बात कर लीजिए, या इंटरनेशनली भारत की प्रतिष्ठा विश्व भर में स्थापित करने की बात कर लीजिए, ये सब करने के लिए अमेरिका का साथ जरूरी था। मोदी जी ने अमेरिका को उस समय वो लॉलीपॉप दिए कि हाउडी मोदी, और ये सब होने लगा। नतीजा निकला, ऑस्ट्रेलिया हमारे खेमे में आ गया, यूरोपियन कंट्री हमारे बहुत सारे खेमे में आ गए, और तमाम वो जो अमेरिका के दोस्त हुआ करते थे वो हमसे हमारी उनकी बायलैटरल ट्रीट होने लगी। खाड़ी के देशों से भी जो अमेरिका के पक्ष वाले हैं उन्होंने भी भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान और ये वो सब देना शुरू कर दिया। हमें अमेरिका की इतनी ही जरूरत थी, जितनी जरूरत अमेरिका की थी उतनी जरूरत अमेरिका ने हमारी पूरी कर दी। अब अमेरिका कहता है हम ये टैरिफ लगा देंगे, हम फला कर देंगे, तो आप पहले भी नहीं करते थे? आप पहले भी ये सारे ड्रामे करते थे। भारत अपनी चाल चलता था, लेकिन भारत को घूमने के लिए चक्कर जगह नहीं मिल रही थी, स्पेस नहीं मिल रहा था कि वो कहां से घूमे। वो यहां से रशिया और इधर उधर घूमता था। अमेरिका के साथ मिलने का मतलब स्पेस मिल गया और भारत ने अपना चक्रण पूरा कर लिया। वो भारत ने जैसे ही अपना चक्रण पूरा किया, अब अमेरिका की आवश्यकता थी कि नहीं थी ये तो भविष्य तय तय करेगा, लेकिन अमेरिका को यह लग रहा है कि भारत उनके साथ अब खेल रहा है। हकीकत यह है कि मोदी जी अमेरिका के साथ सही से खेल गए। अगर अमेरिका सही उस पर रहता, मतलब सही रास्ते पर रहता, तो शायद हमारे उनके अच्छे रिलेशन होते। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री की खास बात यह है कि वो बोलते इन मामलों में कम बोलते हैं, बोलते हैं इन मामलों में कम बोलते हैं, क्योंकि वो इस पर विश्वास करते हैं कि मौन भविष्य को अच्छा सजा सजा देता। हमने अपनी स्ट्रेटेजी चलानी है, मुंह से बोलने का, ट्रम्प की तरह हम भौंकू तो हैं नहीं, क्यों भौंके उनके विषय में। राहुल गांधी भी हम नहीं कि भौंकते घूमे, हम इमरान खान भी नहीं कि दुनिया भर में कहते घूमे। हमने जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो शांति से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको इंप्लीमेंट करना है। तो अमेरिका ने F-16 एडवांस टेक्नोलॉजी देने की बात कर दी। जैसे ही उनको बलूचिस्तान के एग्रीमेंट मिले, और शायद पीछे से ट्रीटी यही हुई होगी, क्योंकि असीम मुनीर अब चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले। असीम मुनीर अब ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के इतिहास में अपना नाम, तो असीम मुनीर ये चाहता है कि वो अब इम्यून हो गया है, तो वो अब भारत का वो पाकिस्तान का ग्रेट जनरल हो जाए। यह भी संभव है कि पाकिस्तान असीम मुनीर के शासनकाल में ही खत्म हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से सिंध देश की बात चल रही है और भारत का समर्थन सिंध देश के साथ मौखिक रूप से सही है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पहल की अरुणाचल प्रदेश के मामले में। तो इधर से राजनाथ सिंह जी ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई ये संभव है कि सिंध देश नया बन जाए, और यह भी संभव है कि सिंध भारत में अधिमिलन हो जाए। और इधर अभी जो हाल की बात है, जब F-16 की बात कर दी और F-16 एडवांस टेक्नोलॉजी देने की बात कर दी कि अमेरिका उनको एडवांस टेक्नोलॉजी F-16 के साथ देगा, तो भारत ने एक नया काम कर दिया।
अफगानिस्तान को को भारत में हमने बुलाया था। अफगानिस्तान के साथ उनके कॉमर्स मिनिस्टर भी थोड़े दिन पहले थे, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास थे, फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर आए। कुल मिलाकर अफगानिस्तान के पास एक ऑप्शन था, वो था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा था अफगानिस्तान को। भारत का साथ मिलने के बाद अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ करना शुरू किया, लगातार जम्मू कश्मीर का इशू पाकिस्तान उठाता था इंटरनेशनल फोरम पर, क्योंकि वो खाली था, उसके पास कोई काम नहीं था। अभी पाकिस्तान को नया काम दे दिया, वो था अफगानिस्तान। अब अफगानी वहां घुस जाते हैं, उनकी मिलिट्री को मार जाते हैं, कभी वो बाकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले मार जाते हैं, कभी लब्बैक पाकिस्तान वाले मार जाते हैं। और इनका, पाकिस्तान का कहना है कि उस पर सब पर समर्थन जो है वो पाकिस्तान का, वो अफगानिस्तान का है। और अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलता है, ये उनका शब्द है। अब पाकिस्तान इस समय इतना परेशान है अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान गुरिल्ला युद्ध के माहिर है। अच्छा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसको इंगेज करना, यह भारत की प्रथम उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि 75 साल के पाकिस्तान के इतिहास में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि कोई हमने हासिल की है, तो वो ये है कि पाकिस्तान कश्मीर राग अलापने के बजाय अब बचाओ बचाओ का राग अलाप रहा है, और कह रहा है कि अफगानिस्तान से वो पीड़ित है, अफगानिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। और इसका परिणाम निकला, वो वहां एयर स्ट्राइक कर देते हैं, वो वहां घुस जाते हैं, टैंकर्स लेके घुस जाते हैं, वो आईएसआई उनका काम कर रहा है, और अफगानिस्तान बखूब उनको जवाब दे रहा है। उनके टैंकर उन्होंने लूट लिए, उनके सिपाहियों को वो लटका कर घुमा रहे हैं, उनके ऊपर जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब उनके पास अगर नहीं था तो एयर स्ट्राइक कर देंगे, मिसाइल फेंक देंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने उनको इस तरह के कुछ हथियार दिए कि भाई एंटी डिफेंस सिस्टम हम लगा देते हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम लगा देते हैं, कि कम से कम तुम्हारी सुरक्षा बनी रहेगी। टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। अब पाकिस्तान जो दबाव बना सकता था अफगानिस्तान के ऊपर, ताकत दिखाकर या प्रेशर बनाकर या धन का प्रलोभन दिखाकर, या जो उनको इंटरनेशनली वो कैसे ट्रेड करेंगे इसको लेकर, इधर हमने चाबहार पोर्ट की तरफ भी अफगानिस्तान को ओपन एक्सेस दे दिया कि भाई आप वहां के रास्ते चल जाए। हमने कार्गो का एग्रीमेंट भी उनके साथ कर लिया कि भाई तुम्हारा सामान इंटरनेशनल नहीं पहुंच पा रहा, तो हमारे थ्रू आप कर सकते हैं, और इसकी हमें कोई प्राइस नहीं चाहिए। इसके लिए हम कोई ब्लैकमेल नहीं करते। यहां तक कि हमने टनों के हिसाब से हजारों टन मेडिसिन वहां भेज दी हैं। उनकी समस्या ह्यूमन नेचर का, या मैं कहूं कि ह्यूमन राइट्स के व्यू से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमने वो उनकी मदद की है। हमने रिकॉग्निशन नहीं किया, लेकिन इसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन भी कहा जा सकता है, रिकॉग्निशन बाय द एक्टिविटी। और हम उनका कॉन्सुलेट भी यहां खोल रहे हैं, और अपने कॉन्सुलेट वहां शुरू भी कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आज पाकिस्तान को काटने के लिए हमारी आवश्यकता है, और मोदी जी उसका लाभ उठा रहे हैं। तो फिर जब ये सब कुछ है, तो अफगानिस्तान से लड़ने के लिए वो F-16 ला रहे हैं। F-16 लाकर भारत से भी करेंगे और उनसे भी करेंगे। अमेरिका ने उनको ग्रांट कर दिया। ये लेटर प्रेसिडेंट ने अपने यहाँ, अपने जो उनके विभाग होते हैं उनको जारी कर दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ ये F-16 दिया जा सकता है, और ये हमारी ट्रीटी हो गई, और ये हो गया, वो सब बताया, वो लीक हो गया। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान खुशी मना ही रहा था कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का राग अलापता था, उसकी जगह उसने अफगानिस्तान यूएनओ में उठा दिया, और यूएनओ में उसने कहा कि भाई अफगानिस्तान से हम परेशान हैं, और ये है वो है, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और साथ में कहा भारत उसका सपोर्ट कर रहा है। भारत ने पहली बार खुलकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का साथ दिया। आतंकवाद को साथ नहीं दिया, साथ ये दिया कि किसी की सॉवरेंटी में कोई दूसरा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कैसे हो सकता है। पाकिस्तान की आर्मी अगर उस पर हमला कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी सीधा एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी अगर मिसाइल फैलाने की कोशिश कर रही है, वो एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है, तो ये तो इंटरनेशनल यूएन पॉलिसी के खिलाफ है। और यूएन पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तान की दखलंदाजी अफगानिस्तान के अंदर है, और भारत ने आज खुलकर कहा कि भाई ये स्टेट टेररिस्ट या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं चलेगा। किसी भी दूसरे देश के अंदर
आप उसमें इंटरवीन करते हैं, उसको शांतिपूर्वक एक कमजोर और अपनी गरीबी से, अपनी अपनी परेशानी से जूझ रहा कोई देश है, ये शब्द इस्तेमाल किया कि कोई देश अपनी परेशानी से जूझ रहा है, अपनी कमजोरी से जूझ रहा है, अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है, अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश कर रहा है। उस देश के अंदर ऐसी परिस्थितियों में कोई भी देश, दूसरा देश उस पर हमला करता है या उसके आंतरिक मामलों पर कुठाराघात करता है या उसके क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बनाता है, ये यूएन की पॉलिसी के खिलाफ है। भारत ने बड़ी बखूबी से यूएनओ में जो अमेरिका और पाकिस्तान का इस समय गठबंधन चल रहा है, नटबंधन चल रहा है, और जिसमें बलूचिस्तान और जिसमें F-16 की बात आ रही है और भारत का विरोध करने की बात आ रही है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। अमेरिका क्या करता था? अमेरिका तो हमेशा से प्रॉक्सी पाकिस्तान को ही बनाकर हमसे लड़ाता था और उनका प्रॉक्सी पाकिस्तान था, वो हमको जूझते रहते थे। इस बार भारत ने अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बनाया है। अफगानिस्तान प्रॉक्सी के रूप में पाकिस्तान से लड़ रहा है और इस बात की शिकायत अब यूएनओ में हो रही है, क्योंकि अमेरिका जो चाहता था कि पाकिस्तान भारत प्रॉक्सी बने, तो पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान तो बच ले। पहले पाकिस्तान के अंदर जो गुरिल्ला युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान के तोड़ने की जो चल रहा है कि पाकिस्तान अपने अब 4 प्रांतों से अब वो 20 प्रांत बनाने जा रहा है। उसका मानना है कि एक एक प्रांत में अगर गड़बड़ हुई तो पूरा प्रांत जा सकता है। खासतौर से उसको लगता है खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ से चला जाएगा और अफगानिस्तान उस पर कब्जा कर लेगा। बलूचिस्तान लगातार आंदोलन कर रहा है, उनकी आर्मी के 20-20, 25-25 लोग मार देता है, आर्मी के ट्रक उड़ा देता है, उनकी पूरी पूरी ट्रेन अगवा कर लेता है। इधर सिंध भी, ग्रेटर सिंध की बात कर रहा है, अभी गोलीबारी कल हो गई तो 5 लोगों को मार दिया पाकिस्तानी आर्मी ने। अब बचता है लाहौर, तो लाहौर के दम पर पाकिस्तान क्या लाहौर रह जाएगा केवल? ये सवाल भी, ये भी तो बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 उनके पास प्रांत हैं, केवल 5 प्रांत हुआ करते थे। 1971 में चला गया, आज की तारीख में 4 प्रांत हैं। खैबर पख्तूनख्वा, जिसको पहले नेफा कहा जाता था, बलूचिस्तान का हिस्सा जो कलात और बाकी के हिस्सों से मिलकर बना था, सिंध का हिस्सा और लाहौर का हिस्सा, यानी कि पंजाब का हिस्सा। तो अब सिंध अलग बनने की बात कर रहा है, बलूचिस्तान में चल ही रहा है, इधर खैबर पख्तूनख्वा पर क्लेम कर रहा है अफगानिस्तान, और खूब आतंकवाद ठीक ठीक चल रहा है वहां, खूब बमबारी चल रही है। तो अब बचता है केवल पंजाब। तो अब वो कैसे बताएंगे कि हमारे पास कई सूबे हैं, तो वो पंजाब के टुकड़े करने को कह रहे हैं कि सिंध के टुकड़े करने को कह रहे हैं, या फिर बलूचिस्तान के टुकड़े या नेफा के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम 20-25 प्रांत इनके सबके मिलाकर बना देंगे। तो पाकिस्तान में जो चल रहा है, या तो ये अंतिम लौ है जो जल रही है मोदी जी के रिजिम में, आज के सशक्त भारत के समय पर पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब उसको अमेरिका सपोर्ट करे या चाइना सपोर्ट करे, पाकिस्तान खुलकर बोलने लगा है तो भारत भी खुलकर करने लगा है। पाकिस्तान अगर आप अगर अरुणाचल के मामले में चीन के साथ खड़े होकर खुला स्टेटमेंट देता है, तो क्यों नहीं हम अफगानिस्तान के पक्ष में खुला स्टेटमेंट दे सकते हैं, सिंध के पक्ष में खुला स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर बलूचिस्तान के मामले में खुला स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि बलूचिस्तान में अमेरिकन घुसेंगे, चाइना को तो बलूचिस्तान ने टिकने नहीं दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने टिकने नहीं दिया, तो अमेरिका घुसेगा तो क्या अमेरिका टिक पाएगा? और अमेरिका टिकने का मतलब यह हो गया कि उधर से अफगानिस्तान भी तो है और भारत उसका सपोर्ट कर रहा है, रशिया उसका सपोर्ट खुलकर करेगा। तो अब मैं समझता हूं कि जो चारों ओर से फसंतड़ू फैली है, उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तान कैसे संभालेगा। अगर संभल गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन संभावना यह है कि पाकिस्तान अब नए पाकिस्तान में, 2 या 3 पाकिस्तान में बंटने वाला है और भारत खुलकर खेल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।